In the previous class, we were discussing about the factors affecting action of poison. Okay, the poison are affected by the which condition, in which substance we are discussing about them. In that class, I have already discussed that the first factor which affects the action is the quantity. More the quantity, more the action of poison. Less the quantity, less the action of poison. So the quantity of poison is directly proportional to the action of poison. Next point that we have dealt that form or state of poison. In which condition, in which form the poison is more dangerous. In that point, the first point was the physical state. We know that there are three states of any substance: solid, liquid, and gas. So if any poison is in the form of gas or vapor, it is more dangerous, it acts more. Then comes the state of liquid, and in the solid there were two conditions: that's why that poison is in powder form or in the form of crystalline form. Okay, then in the sequence we have seen that the powder form poison acts more rapidly than the crystalline form of poison. In the chemical combination, we have seen that if we combine in the intention, अगर हमारे पास ये इंटेंशन है कि बहुत ज्यादा किसी से दुश्मनी है, अगर हम सोचे कि एक तो जहर मजबूत इसको दे ही रहे हैं, जैसे उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिए, बहुत खतरनाक जहर है, फिर मन किया कि पता नहीं इससे मरेगा कि नहीं मरेगा, उसमें सोडियम कार्बोनेट भी मिला दिए, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है। अब अगर हम सोचेंगे कि इस इंसान का मरना तय है कि दो खतरनाक जहर जो है आपस में मिल गई हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। उससे क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलेगा तो आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, एंड विच इज हार्मलेस। उसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे तो बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड, विच इज द हार्मलेस इंसोल्यूबल सॉल्ट। तो पॉइजनिंग के केस में ये भी देखा जाता है कि आपको केमिकल कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल कॉम्बिनेशन, अगर किसी भी पॉइजन में हम कोई भी अगर इनर्ट सब्सटेंस अगर मिक्स करते हैं, जैसे आपका अल्कोहल इनर्ट है, वाटर इनर्ट है, तो इसमें अगर कोई भी इनर्ट सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो उस पॉइजन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो घटती जाती है। मोर द अमाउंट ऑफ इनर्ट सब्सटेंस द लेस द एक्शन ऑफ द पॉइजन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। इन दैट वी हैव सीन दैट किस मोड से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो था आपका, अगर किसी को इनहेलेशन कर देते हैं, इनहेल्ड करवा दें अगर गैस और वेपर का, उसके बाद आपका आईवी इंजेक्शन था, उसके बाद आईएम था, सबक्यूटेनियस था, इंट्राडर्मल था, उसके बाद आपका आता है कि उसको एप्लीकेशन टू द सीरस सरफेस, application to the wound, introduction into the natural orifices, and next was the application to the unbroken skin. In previous class we have already dealt about these three conditions. Now we will come to the next point, that is the condition of the patient. Condition of the patient. Okay, so third factor is the condition of patient. कंडीशन ऑफ पेशेंट का क्या असर पड़ता है एक्शन ऑफ पॉइजन पे, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग कंसीडर करते हैं एज। अगर एज कंसीडर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बच्चों में और बूढ़ों में, बच्चों और बूढ़ों में आपका पॉइजन का ज्यादा इफेक्ट होता है। पॉइजन हैव ग्रेट इफेक्ट अपॉन द चाइल्ड एंड ओल्ड एज ग्रुप। क्यों? चाइल्ड में क्यों होता है? आपको चाइल्ड में और ओल्ड एज में आपका एक्शन ऑफ पॉइजन ज्यादा होता है, बल्कि यंग पर्सन में आपका कम होता है। चाइल्ड में क्यों होता है?
क्योंकि चाइल्ड में आपका जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है, जो ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाली एंजाइम है, वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। ठीक, इसको कहा जाता है नॉट फुल्ली डेवलप ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बच्चों में आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। ओल्ड एज में कहते हैं कि आपका एक्शन ऑफ पॉइजन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण जो पॉइजन था उसको हमारी बॉडी तुरंत मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टेट ऑफ हेल्थ, पहला तो एज था, उसके बाद आपका स्टेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का कंडीशन कैसा है, इसमें बात करते हैं, कंसीडर करते हैं कि दो कंडीशन, एक तरफ जो पर्सन है क्या है आपका हेल्दी है, और दूसरी तरफ कैसा है, सिक है। तो एक्शन ऑफ पॉइजन किस पे ज्यादा होता है आपका, सिक पर्सन पे ज्यादा होता है। सो सिक पर्सन इज मोर इफेक्टेड बाय द poisoning. Here we will see that a healthy person tolerates poison better than a person suffering from the disease. अब हम लोग बात कर रहे हैं स्लीप का, इंसान के नींद का क्या असर पड़ता है पॉइजनिंग के केस में। तो कहते हैं कि सोने के दौरान if a person is in sleep then action of the poison is delayed। ठीक है, इसलिए कहा जाता है एक्शन ऑफ पॉइजन इज डिलेड इफ ए पर्सन गोज टू स्लीप आफ्टर टेकिंग इट। जहर खाने के बाद, मान लीजिए किसी को पॉइजनस सब्सटेंस दे दिया गया, उसको खाने के बाद अगर पेशेंट सो जाता है तो जो जहर का जो असर है, जो पॉइजन का जो एक्शन है वो डिलेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक्शन खत्म हो जाता है, उसको अगर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना था आधे घंटे में तो उसको समय लग सकता है 45 मिनट। उसी तरीके से जो चौथा है टॉक्सिकेशन, अगर कोई पर्सन नशे में है, इफ एनी पर्सन इज टॉक्सिकेटेड, अगर वो कोई और पॉइजन लिया है तो उसके बाद अगर उसको कोई पॉइजन दिया जाता है तो उस समय जो दूसरा पॉइजन दिया गया है उसका जो एक्शन धीरे धीरे होता है। एक्शन ऑफ द पॉइजन इज डिलेड इफ इट इज गिवन टू ए पर्सन हु इज इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। अब कहा जाता है कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट में जो पांचवा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज द टॉलरेंस, सहन शक्ति। किसी पर्सन के पास कैपेसिटी होता है टॉलरेट करने का, कभी होता है कोई पर्सन टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं द पीपल हैविंग वेरिंग रेंज ऑफ सेंसिटिविटी टू रिएक्ट टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। किसी भी चीज के इफेक्ट को टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है उस पर्सन के ससेप्टिबिलिटी पे। व्हाट इज द ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी इज द क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल टू रिएक्ट टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। किसी भी परिवर्तन के खिलाफ, किसी भी चेंज के खिलाफ, किसी भी इंडिविजुअल बॉडी का, किसी भी लिविंग बॉडी का जो आपका रिएक्शन होता है वही क्या होता है आपका सस्टेबिलिटी होता है। तो मोर द टॉलरेंस, आपका जितना ज्यादा सस्टेबिलिटी कम होगा उतना ज्यादा आपका, इसलिए कहा जाता है सस्टेबिलिटी लेस, सस्टेबिलिटी जितना कम होगा आपका जो टॉलरेंस पावर उतना ज्यादा होगा, और टॉलरेंस पावर जितना ज्यादा होगा आपका एक्शन ऑफ पॉइजन क्या होगा उतना ही कम होगा। दिस सस्टेबिलिटी हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द होम्योपैथी। होम्योपैथी में आपका होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में सस्टेबिलिटी का बहुत ही ज्यादा आपका महत्व है। सस्टेबिलिटी इज द quality of the person, quality of the individual to react towards any stimuli. And what is the stimuli? Anything which can bring change in any individual is known as the stimuli. Food is stimuli, water is stimuli, light is stimuli. Okay,
एवरीथिंग इज स्टिमुलाई। अब हम कहते हैं कि जो टॉलरेंस है, धीरे धीरे बॉडी में आपका, अगर कम अमाउंट में हम लोग पॉइजन लेते हैं, जैसे कोई इंसान टोबैको लेता है तो धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, तो उसकी बॉडी में टॉलरेंस बन जाता है, ठीक है, एक टॉलरेंस बन जाता है, तो क्या होता है कि उस प्रॉपर क्वांटिटी का जो है आपका असर नहीं पड़ता है, उस पार्टिकुलर पॉइजन का उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गुरु चाणक्य जो थे वो डेली सम अमाउंट ऑफ पॉइजन देते थे, कुछ अमाउंट ऑफ पॉइजन जो है उनके खाने में मिला के देते थे, ताकि उनके बॉडी में क्या बने, टॉलरेंस बने, ताकि अगर कोई उनका दुश्मन उनको अगर विष देता है तो उस विष के प्रभाव से उनकी मौत ना हो, ठीक है। लेकिन गलती से क्या होता है कि उस खाने को, चंद्रगुप्त के खाने को उनकी पत्नी खा लेती है और उस समय वो गर्भवती होती है, तो क्या होता है उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है, और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिजेरियन ऑपरेशन करके आपका बिंबिसार उनका पुत्र पैदा होता था, उनकी पत्नी मर जाती है। तो बहुत सारा कंडीशन ऐसा देखने को मिलता है कि अगर हम टॉलरेंस पैदा करें तो टॉलरेंस पैदा करने के लिए आपको सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉइजन उसमें लेना पड़ता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सस्टेबिलिटी को कम करते हैं। एक कंडीशन होता है इडियोसिंक्रेसी, एक कंडीशन होता है इडियोसिंक्रेसी, जिसको आप लोग ड्रग प्रूविंग में भी पढ़ाया जाएगा, आपका होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जो आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनल में, तो एक टर्म होता है इडियोसिंक्रेसी। इसमें कहा गया है कि एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी पर्सन का, एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी हेल्दी पर्सन का कि किसी भी खास चीज के, इट इज कंडीशन ऑफ इनहेरिटेड हाइपरसेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनी पार्टिकुलर फूड और ड्रग, किसी भी पार्टिकुलर चीज के लिए किसी भी व्यक्ति का हाइपर सस्टेबिलिटी इज नोन एज द इडियोसिंक्रेसी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है आपका स्टेट ऑफ स्टमक। टॉलरेंस के बाद क्या आता है आपका स्टेट ऑफ स्टमक। अगर कोई पर्सन भूखा है, अगर कोई पर्सन भूखा है, उसका पेट खाली है, स्टमक एम्प्टी है, तो एक्शन ऑफ पॉइजन ज्यादा होता है। अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसके स्टमक में फूड कंटेंट है, तो एक्शन ऑफ पॉइजन कम होता है। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक dilutes the concentration of the ingested poison। ऐसा माना जाता है कि जो आपका फूड है, स्टमक में जो फूड प्रेजेंट है, वो उस पॉइजन को क्या कर देता है, पॉइजन को डाइल्यूट कर देता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टेट ऑफ स्टमक। नेक्स्ट आपका आता है कुमुलेटिव एक्शन। कुमुलेटिव एक्शन, ठीक है, आपका 7वां पॉइंट जो है कुमुलेटिव एक्शन। इसमें क्या होता है, कुमुलेटिव एक्शन, कुछ पॉइजन जो होते हैं आपके बॉडी में एलिमिनेट नहीं होते हैं, कुछ पॉइजन हमारी बॉडी में एलिमिनेट नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक, हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते हैं, और वो सिम्टम्स उस समय तक कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जब एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड लेवल जब पार कर जाता है तो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है पर्सन poisons which are not eliminated from the body properly having the tendency to accumulate in the body and starts producing the symptoms after reaching the threshold level। ठीक है, अब हमने देखा कि पॉइजन एलिमिनेट भी हो सकता है, आपकी बॉडी से बाहर भी जा सकता है, और कुछ पॉइजन आपकी बॉडी में इकट्ठा भी रह सकता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि आपका जो है पॉइजन जो है, what are the roots of elimination of the poison, what are the roots of elimination of the poison।
बॉडी से बाहर निकलने का आपका पॉइजन का क्या क्या रास्ता हो सकता है? रूट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन। तो जो पॉइजन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए वो आते हैं आपका, कहा आते हैं एब्जॉर्ब पॉइजन, और जो आपका अनएब्जॉर्ब हो गया उसको, जो मतलब उसको बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर, उसको अनएब्जॉर्ब पॉइजन। तो बॉडी में पॉइजन दो फॉर्म में होता है, एक होता है आपका एब्जॉर्ब फॉर्म में और दूसरा होता है अनएब्जॉर्ब फॉर्म में। तो पॉइजन का दो टाइप, आपका एब्जॉर्ब पॉइजन और दूसरा कौन सा है आपका अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अनएब्जॉर्ब पॉइजन, तो जो ये अनएब्जॉर्ब पॉइजन है, ठीक है, ये किसके द्वारा एलिमिनेट होता है? अनएब्जॉर्ब पॉइजन जो होता है आपका वोमिटिंग और स्टूल के द्वारा, वोमिटिंग और स्टूल के द्वारा, यानी कि पर रेक्टम एंड पर माउथ ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जो पॉइजन आपका एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, जो पॉइजन आपका एब्जॉर्ब हो गया वो आपका किसके द्वारा एलिमिनेट होता है? तो किडनी के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्किन के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट पसीना, और आपका बाइल के फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में, बाइल, मिल्क, सलाइवा, म्यूकस, ठीक, और आपका सीरस फॉर्म में भी आपका हो सकता है। तो इतने फॉर्म में आपका जो है पॉइजन एलिमिनेट होता है। तो पॉइजन इन द बॉडी में बी इन द टू फॉर्म, unabsorbed poison and absorbed poison. The poison which are gets absorbed in the body is known as the absorbed poison. It can be eliminated by the kidney, skin, bile, milk, saliva, mucus, and absorbed poison is it can be eliminated from the body in the form of vomiting and stool. Okay, we will discuss the next topic in the next class. Thank you.